हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पार पीसीएस। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका जो अध्याय यानी कि चैप्टर जो है वो 5 नंबर चैप्टर है। आज हम उससे चर्चा करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हों तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे, जितने भी मैं नए वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हाँ, यदि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी अपडेट्स आएगी तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे कोई पीडीएफ रिलेटेड नोट्स हो गया तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग आज करेंगे चैप्टर, यानी कौन सा चैप्टर 5 नंबर, यानी कौन सा है, क्या है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कौन सा अध्याय है? राज्य के बारे में जानेंगे, राजा के बारे में जानेंगे और जो प्राचीन गणराज्य है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम, कुछ लोग शासक कैसे बने थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के प्रतिरूप प्रतिष्ठित हो गए थे, या फिर अन्य भी तरीके थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख के में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी कि पावरफुल था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में सभी आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। दोस्तों, किस पे बैठाया जाता था? राज सिंहासन या फिर बाघ की जो खाल होती है उसके ऊपर विशेष आसन दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ में के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां एवं पुत्रों को भी कई कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान हुआ करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित यानी कि शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बर्ड क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे जिन्हें हम बर्ड कहते थे। कौन कौन से वर्ड थे उससे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड था ब्राह्मण वर्ड, और क्षत्रिय वर्ड, वैश्य वर्ड एवं शूद्र वर्ड। ये 4 वर्ड थे। इससे आप लोगों को पीसीएस के एग्जाम में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकते हैं। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना होता था और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना तथा वैश्यों का जो काम था वो था खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार करना। शूद्रों का जो काम था वो तीनों वर्गों की सेवा करना था। चलिए अब जान लेते हैं जनपद। जो जनपद हुआ करते थे उनका कार्य क्या था, जनपद क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है जनपद, जनपद की परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक जो अर्थ है यानी कि जो परिभाषा है वो है जन के बसने की जगह, यानी कि जन मतलब लोगों के बसने की जगह को जनपद कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जैसे कि दिए हुए होंगे, चित्र में दिए हैं, पृष्ठ संख्या 45 में आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की 45 नंबर पृष्ठ में, यानी कि जो इसका दिया हुआ है। चलिए
पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख थे। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जैसे जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। चलिए, अब पहले अभी हमने जाना था जनपद के बारे में, अब हम लोग जानेंगे महाजनपद के बारे में कि महाजनपद क्या था, महाजनपद की परिभाषा क्या है। अब उस पर चर्चा कर शुरुआत करते हैं। चलिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया चित्र यानी कि मानचित्र 4 में, वहाँ आप देख लीजिएगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये देखिए मैप में दिखाया गया है महाजनपद। ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये महाजनपद थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी प्रसिद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों एवं पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री एवं पुरुष एवं बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम, बहुत ही कड़ी मेहनत की। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। ये देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है किस तरीके से ईंटों को एक मनुष्य उसको मतलब लगा रहा है। ये दिखाया गया है चित्र में, दीवार ये निर्माण कर रहा है, सीढ़ी टाइप की दिख रही है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों यानी कि आहत सिक्कों मतलब आप समझ रहे हैं, आहत सिक्के वो सिक्के होते थे जिसपे ठप्पा मारकर सिक्के जो बनाए जाते थे, चलिए, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में यानी कि चैप्टर 8 में आप लोगों चर्चा करेंगे, जो सिक्कों के बारे में 8 नंबर चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि कर क्या था, यानी कि टैक्स के बारे में जान लेते हैं कि उस समय जो प्राचीन काल में टैक्स था वो किस तरीके से लगता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। सबसे पहले किस किस पे कर वसूलते थे उस समय के जो राजा हुआ करते थे? सबसे पहले फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को एवं जानवरों के ऊपर भी लगाया जाता था कर, उत्पादन के रूप में यानी कि चारागाह के रूप में भी कर लगाया जाता था। व्यापारियों को सामान पर देना पड़ता था। आखेटकों यानी कि आखेटक क्या होते थे आप लोगों को अध्याय 1 में समझाया था। आखेटक का मतलब होता है शिकार, जो शिकारी हुआ करते थे और जो संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, इस पे भी टैक्स लगता था। किस पे? आखेटक का मतलब होता है शिकारी। चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे हम लोग कृषि में परिवर्तन किस किस तरीके से हुआ, प्राचीन काल से जो कृषि परिवर्तन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से जान लेते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, यानी कि जो हल था वो लोहे का बनने लगा था। पहले जैसे कि लकड़ी का प्रयोग ये लोग करते थे, फिर उसके बाद और पत्थर का भी प्रयोग करते थे, अब लोहे का भी प्रयोग होने लगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल यानी कि हल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार एवं रोपण शुरू किया गया।
अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहे जाते थे, इसलिए पैदावार भी अधिक होने लगा था। चलिए अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि सूक्ष्म निरीक्षण क्या है उस पर चलिए सबसे पहले मगध 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 देखते हैं। पृष्ठ संख्या 45 में आप लोग ढूंढ सकते हैं कि जो मानचित्र है वो कहाँ, 4 संख्या है मानचित्र जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें देख लीजिएगा मगध राज्य जो है वो किस जगह पे है। आप इससे क्या करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप मैपिंग देखेंगे ना, मैपिंग से आपकी जियोग्राफी भी हिस्ट्री के साथ मजबूत होती चलेगी। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। एक यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन सी जगह? सोन और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र था, यानी कि मगध जो क्षेत्र था उसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम पर लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से हुए? वो हैं, पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु। ये शासक जो थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे मगध राज्य के। चलिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र था इस महाद्वीप के यानी कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना है उसे पहले क्या प्राचीन काल में बोलते थे, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? यानी कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। चलिए, 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। राजा सिकंदर, क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजा सिकंदर था वो किस जगह का था? वो था मेसिडोनिया का राजा। पूरी तरह से यानी कि विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया में कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा यानी कि मगध की ओर आक्रमण करना चाहा और घुसना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी और इसी वजह से जो वो था बहुत भयभीत था। कौन था बहुत भयभीत? वो राजा जो था वहाँ का मेसिडोनिया का सिकंदर, वो भयभीत था। चलिए अब जान लेते हैं जो दूसरा यानी कि महाजनपद है बज्जी पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार हुआ करती थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलाने को आता है यूपी पीसीएस एग्जाम में या किसी भी अन्य स्टेट के एग्जाम में कि दे देता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे देगा ABCD इस तरीके दे देगा और रख देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी देश की राजधानी नहीं मैच करती, या पूछ देगा इसमें से सही सुमेलित करिए, उसमें ऑप्शन रख देगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ देता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासक यानी कि शासन व्यवस्था भी थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। अब इससे क्वेश्चन, गढ़ या संघ किसे कहते हैं? यानी कि एक जो शासन व्यवस्था थी उसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है कि और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो अजातशत्रु थे, बज्जी संघ के राजा जो हुआ करते थे, उनके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ मतलब दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे।
उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण, अब जान लेते हैं ये पॉइंट दिए हुए, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने के पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। अब कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल से पहले यानी कि 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर होगा यानी कि आगे चैप्टर आएगा 9 नंबर अध्याय, उसमें इस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर 8355063665। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।